नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समझौते का रिश्ता। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन विदित जी के कहे अनुसार तनुश्री को कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल चुकी थी। मल्होत्रा मेंशन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर डिनर करके बैठा था और आइसक्रीम का इंतजार हो रहा था, जिसे लेने के लिए अयांश की मम्मी किचन में चली गई थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। आज अयांश की वजह से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो सभी बहुत खुश थे। अयांश वहां से उठकर हॉल में सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। साथ ही अपने दादाजी और बहन की नोक झोंक सुनकर वह भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। उसका मूड भी अच्छा देखकर राजवर्धन जी उसकी तरफ देखकर बोले, बरखुरदा, जो तुम चाहते थे वो मुकाम तुमने हासिल कर लिया है। अब तो हमारी कंपनी नंबर 1 पर आ गई है और विदित भी अब एकदम से फिट है और अपना काम भी संभाल लिया है। तो अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? दादाजी की बात सुनकर अयांश एकदम से चीख उठा। क्या दादाजी, आपकी गाड़ी हमेशा मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? राजवर्धन जी नाराज होते। तुमने हमसे कंपनी के संभालने तक का समय मांगा था, हालातों को देखते हुए हमने दिया भी। अब जब सब कुछ ठीक है तो फिर और किस चीज़ का इंतजार है? अयांश थोड़ा नाराज होते हुए, दादाजी आप मेरी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। आज राजवर्धन जी भी बहुत गुस्से में आ गए। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, शादी की उम्र हो गई है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बिना तुम्हारी दुल्हन को देखे ही इस दुनिया से चला जाऊं? दादाजी प्लीज़ इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसको इस तरह से जाता देखकर राजवर्धन जी गुस्से से गरजते हुए, जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाओ। अयांश, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर अगले 15 दिन में तुमने कोई अच्छी लड़की पसंद करके शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर, जमीन, जायदाद, परिवार और कंपनी से बेदखल कर दूंगा। और अगर अगले 15 दिन से पहले तुम मेरे सामने आए या तुमने बेवजह मेरे पास आकर मुझे मनाने की कोशिश भी की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अयांश वापस पलटते, ये सब क्या है दादाजी? ये कैसी जिद है? जिद अभी तुमने देखी ही कहाँ है, वो तो तुम अब देखोगे। हमारे लाड़ प्यार का बहुत फायदा उठा चुके हो तुम। दादाजी प्लीज। राजवर्धन जी उसकी तरफ से मुंह मोड़कर, मर गया दादाजी, आज के बाद मुझसे बात तभी करना जब मेरी बात पर अमल कर लो, वरना मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मिट्टी को भी हाथ लगाओ। उनकी बात सुनकर सब सकते में आ गए थे, लेकिन किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। राजवर्धन जी के सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता था। राजवर्धन जी वहां से सीधे अपने कमरे में चले गए और जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी अयांश को घूरते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अयांश वहां से अपने कमरे में ना जाकर सीधा ऊपर छत पर चला गया। वो रेलिंग पर हाथ रखे आसमान की ओर खाली नजरों से देख रहा था और अपने दादाजी की बातों को सोच रहा था। दादाजी उसकी शादी करना चाहते हैं, मगर अयांश शादी नहीं करना चाहता। शादी और प्यार जैसे शब्द से भी उसे नफरत थी। अक्सर शादी को लेकर अयांश और उसके दादाजी के बीच बहस हो जाती थी, लेकिन आज के जैसा गंभीर मसला नहीं हुआ था। दरअसल शादी न करने की उसकी एक वजह थी, वो अपनी जिंदगी में प्यार और शादी जैसे रिश्ते कभी नहीं बनाना चाहता था। सख्त नफरत थी उसे इन शब्दों से, जिसकी वजह उसका अतीत था। आज की बातें याद करते हुए वो अपने बीते दिनों में खो गया। कॉलेज के दिनों में वो तन्वी नाम की एक खूबसूरत लड़की से बेहद प्यार करता था। उसके एक इशारे पर अयांश अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। पूरे कॉलेज में उन्हें रोमियो और जूलियट के नाम से जाना जाता था। तन्वी एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। अयांश उसका दीवाना था और उसका हर सपना पूरा करने की ख्वाहिश रखता था, मगर तन्वी उसे धोखा दे रही थी। वो अयांश के अलावा किसी
और से भी मिलती थी। असल में वो किसी और से प्यार करती थी। अयान से वो उसकी दौलत हथियाने के लिए प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। तन्वी और उसके दूसरे प्रेमी का प्लान था कि अयांश को अपने प्रेम जाल में फंसाकर तन्वी अयान से शादी करने के बाद में उससे तलाक लेकर एलिमनी में अयांश की आधी जायदाद हासिल करके फिर अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। वो दोनों ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर इत्तेफाक से एक दिन अयांश को सारी सच्चाई का पता चल गया। सच्चाई जानकर उसका दिल टूट गया, मगर उसने उसी वक्त तन्वी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़कर उसे अपने दिल और ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद फिर अयांश कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। प्यार और जज्बातों से नफरत हो गई थी। हर खूबसूरत लड़की में उसे तन्वी नजर आती, हर लड़की से उसे नफरत हो गई थी। उसी दौरान अयांश के पिता विदित मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी समय तक बेड रेस्ट पर ही रहना पड़ा, जिसका असर उनके बिजनेस पर पड़ा। उन्हें बिजनेस में एक बहुत भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ। विदित जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नतीजा वह दिनों दिन बहुत कमज़ोर और बीमार रहने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अयांश ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस और कंपनी को संभालने में लगा दिया और थोड़े ही समय में उसने अपनी कंपनी का सारा घाटा पूरा कर दिया और कंपनी को उसी मुकाम पर ले आया। अयांश ने अपनी दिन रात की मेहनत से और लगन से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर ला दिया। पिछले 3 साल से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की कंपनी को नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिल रहा है। तब से अब तक 4 साल गुजर गए, मगर अभी भी अयांश तन्वी के धोखे को भुला नहीं पाया है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अयांश ना कभी किसी पर भरोसा कर पाया और ना कभी किसी से प्यार कर पाया। बहुत सी लड़कियों ने अयांश के करीब आने की कोशिश की, मगर उसने बड़ी बेरुखी से उन्हें खुद से दूर कर दिया। ना वो कभी किसी लड़की के करीब जाता और ना वो किसी को अपने करीब आने देता। अगले दिन सुबह उठकर वह रोज की तरह ही अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो सब नाश्ता कर रहे थे। वह भी रोज की तरह सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसके गुड मॉर्निंग का ठीक से जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब बाहर से आते राजवर्धन जी सुषमा जी को उनका नाश्ता कमरे में पहुंचाने का बोलकर अयांश को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में चले गए। अपने लिए दादाजी का ये बर्ताव देखकर अयांश बिना नाश्ता किए चुपचाप ऑफिस चला गया। अयांश का मानना था कि 1-2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा, दादाजी भी सब कुछ भूल कर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे और घर का माहौल वैसा ही बना हुआ था। अयांश को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन राजवर्धन जी की नाराजगी उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। अब वह परेशान हो चुका था और उन्हें मनाने के तरीके ढूंढने लगा, लेकिन राजवर्धन जी भी आपकी बात टस से मस नहीं हुए। बीतते दिनों के साथ दादाजी की बात न करने से अयांश और ज़्यादा परेशान होता जा रहा था, जिसका असर उसके काम पर भी हो रहा था। अयांश के कंपनी संभालने के बाद से विदित जी कभी कभार ही ऑफिस आते थे, इसलिए उस पर जिम्मेदारी और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अयांश किसी भी कीमत पर दोबारा कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता था। घर में भी दादाजी की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। रोनित अयांश का बचपन का दोस्त और मैनेजर था। वह हमेशा से ही अयांश के साथ रहा था। अयांश की ऐसी हालत देखकर रोनित भी परेशान था। वह अयांश के बारे में सब कुछ जानता था और उसके शादी न करने की वजह भी, लेकिन उसके पास उसकी समस्या का कोई हल नहीं था जब तक खुद अयांश इस सबसे बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। आज अयांश को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया था। रात में जब वह घर पहुंचा तो सुषमा जी उसी का इंतजार कर रही थी। अयांश उनके पास आते हुए, आप अब तक सोई नहीं माँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी। जी आज पापा भी ऑफिस नहीं आए थे और एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, आप तब तक खाना लगा दीजिए।
सुषमा जी ने किचन में जाकर खाना गर्म किया और टेबल पर लगाया। तब तक अयांश भी नीचे आ गया। वो खाना खाने के लिए बैठ गया तो सुषमा जी ने उसके लिए खाना लगाया और उसके पास ही बैठ गई। सुषमा जी अयांश के पास बैठते हुए, दादाजी ने खाना खाया? खा लिया। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जब इतनी चिंता है और बात किए बगैर भी नहीं रह सकते तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? आखिर घर में सभी तो यही चाहते हैं। काफ़ी समय बीत चुका है अयांश, अब तुम्हें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। अयांश बिना कुछ कहे उठकर ऊपर जाने लगा तो सुषमा जी, अयांश आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फैसला करने में बहुत देर कर दो। अयांश कुछ ठिठका, फिर सीढ़ियाँ चढ़ गया। एक दिन तनुश्री ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि उसके पास किसी का फ़ोन आया और वो हड़बड़ाते हुए रोनित के पास पहुंची और उससे घर जाने का बोलकर वहां से निकल गई। ऑफिस से निकलकर तनुश्री सीधे हॉस्पिटल पहुंची जहां उसके नाना जी एडमिट थे। वो भी अपने काम की जगह से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके किसी साथी ने लाकर उन्हें यहाँ एडमिट करवाया था और तनुश्री को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी थी, जिसे सुनकर तनुश्री घबराते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल गई थी। तनुश्री बहुत ही घबराई हुई थी। सबसे पहले उसने जाकर अपने नाना के वार्ड का पता किया, फिर उनके पास पहुँची जहाँ उनका इलाज चल रहा था। तनुश्री को देखकर उसके नाना जी का सहायक उसके पास आया और उनकी स्थिति से अवगत कराते हुए जाने की परमिशन मांगी। तनुश्री ने उन्हें धन्यवाद बोलते हुए जाने के लिए कह दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखकर तनुश्री जाकर अपने नाना जी के डॉक्टर से मिली और उनके हालत के बारे में पूछा कि अब वो कैसे हैं। डॉक्टर, देखिए उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उनके सर में चोट लगी है लेकिन ब्लड बाहर नहीं निकल पाया और उसके क्लॉट्स उनके सर में ही जमा हो गया है। अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तनुश्री, तो डॉक्टर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ऑपरेशन शुरू कीजिए ना। डॉक्टर, उसके लिए पहले आपको काउंटर पर फीस जमा करनी होगी, हम तभी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तनुश्री कुछ असमंजस में पड़कर, कितनी फ़ीस भरनी है डॉक्टर? जी 1 लाख। इसके आगे का जो भी खर्चा आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तनुश्री सोच में पड़ गई। इस वक्त अंकुश भी शहर में नहीं है, किससे मदद मिल सकती है? भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करूं? तनुश्री अपनी ही सोच में गुम थी कि फ़ोन की रिंगटोन से उसका ध्यान टूटा। उसने पर्स से फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन नानी जी का था। इस सब के बीच वो नानी माँ को तो भूल ही गई थी। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो उधर से नानी माँ की घबराई हुई सी आवाज़ आई, तनु बेटा, तुम्हारे नाना जी अब तक घर नहीं आए हैं और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नानी माँ, आप घबराइए मत, मैं अभी आती हूँ। तनुश्री डॉक्टर को पैसों का इंतजाम करने का बोलकर वहाँ से निकल गई। तनुश्री घर पहुँची जहाँ नानी माँ परेशान सी घूम रही थी। तनुश्री को देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ आई और बोली, पता नहीं बेटा, तुम्हारे नाना जी कहाँ रह गए हैं? आज अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तनुश्री ने नानी माँ को अपने पास बैठाया और उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर धीरे से बोली, नानी माँ, नाना जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बात सुनकर नानी माँ बहुत घबरा गई और रोते हुए बोली, तनु, तुम्हारे नाना जी के अलावा हमारा यहाँ कोई नहीं है, उन्हें कुछ न तो नहीं होगा ना? बोलो ना तनुश्री, तुम्हारे नाना ठीक तो हो जाएंगे ना? तनुश्री ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, नहीं नानी माँ, नाना जी को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। नानी माँ ने जोर देते हुए कहा, मुझे अभी के अभी उनके पास जाकर उन्हें देखना है, तभी मुझे चैन मिलेगा। तुम मुझे अभी उनके पास लेकर चलो। तनुश्री ने नानी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, तो हार कर तनुश्री उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँची। हॉस्पिटल में सत्येंद्र जी की हालत देखकर उनके होश ही उड़ गए। वे तनुश्री से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। सावित्री जी तनुश्री से लिपट कर, अपने नाना जी को बचा लो तनु,
कुछ भी करो लेकिन उन्हें बचा लो। तभी डॉक्टर ने आकर तनुश्री से कहा, मिस तनुश्री, आप जल्द से जल्द काउंटर पर फीस जमा कराएं ताकि हम तुरंत ही उनका ऑपरेशन शुरू कर सके। तनुश्री ने नानी को समझाया और पानी पिलाया। फिर वो उन्हें वहीं उसका इंतजार करने के लिए बोलकर पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल गई। तनुश्री वहां से सीधे ऑफिस पहुंची और रोनित को अपनी बात कही और कुछ मदद करने के लिए कहा। रोनित को भी तनुश्री से हमदर्दी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, आज विदित सर ऑफिस नहीं आए हैं और अयान सर का मूड बहुत खराब है। उनसे बात करने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तनुश्री रोनित की बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे किसी भी हालत में आज ही पैसे जमा कराना जरूरी था, तभी उसके नाना जी का ऑपरेशन शुरू हो सकता था और वो ठीक हो सकते थे। हर बढ़ते मिनट के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा था। तनुश्री किसी भी हालत में अपने नाना जी को खोना नहीं चाहती थी। तनुश्री रोते रोनित से, अयान सर का ऑफिस किधर है? मुझे उनसे अभी बात करनी है। रोनित ने उसे अयाज के ऑफिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, तनुश्री एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता सर तुम्हारी कोई भी मदद करेंगे। तनुश्री अपने आंसू साफ करते हुए अयांश के कैबिन में चली गई और रोनित हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तनुश्री ने नॉक किया तो अंदर बैठे अयांश का ध्यान उस ओर गया तो उसने कहा, कम इन। तनुश्री अंदर आए। उसने देखा एक आदमी उसकी ओर पीठ करके एक बड़ी सी चेयर पर बैठा है। तनुश्री, हेलो सर, मेरा नाम तनुश्री शर्मा है। अयांश ने अपने हाथ उठाकर आगे बोलने का इशारा किया। अयांश का इशारा पाकर तनुश्री ने कहना शुरू किया, सर मैं आपके ऑफिस में पिछले 1 महीने से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही हूँ। आज मेरे नाना जी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे उन्हें बहुत चोट आई है। उनकी कंडीशन अभी बहुत ख़राब है और उनके बचने के चांस बहुत कम है, पर अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद मैं अपने नाना जी को बचा सकूं। मेरे नाना नानी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे अपनी नानी माँ को संभाल पाऊंगी? डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा है। मैं इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मेरे नाना जी को बचा लीजिए प्लीज़। तनुश्री ये सब बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। उसकी आवाज़ से उसके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तनुश्री की बात सुनकर अयांश सोच में पड़ गया। अयांश ने चेयर को तनुश्री की ओर घुमाया और बोला, जैसा कि तुमने कहा अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए केवल 1 ही महीने का समय हुआ है, तो उसके बिहाव पर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। तनुश्री हाथ जोड़ते हुए, सर प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरी मदद कर दीजिए। अयांश उसके पास आते हुए, देखो मैं तुम्हें कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी तरफ से दे सकता हूँ, पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। तनुश्री ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया और अयांश की ओर देखते हुए, क्या चाहिए आपको सर? अयांश ने उसके और करीब आकर धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तनुश्री को अयांश से ऐसी किसी शर्त की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से शॉक्ड रह गई। ये आप क्या बोल रही हैं सर? अयांश उस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए, वही जो तुमने सुना, मुझसे शादी कर लो, फिर 1 लाख क्या जितने चाहे तुम बिना सोचे उतना पैसा ले सकती हो। इसे तुम हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकती हो। मेरे पास पूरे दिन का टाइम नहीं है। जल्दी सोच कर बता दो कि तुम्हारा क्या फैसला है। मुझे आज के आज ही शादी करनी है। मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। हमारी शादी केवल दिखाने के लिए होगी, असल में तुम फ्री रहोगी। मुझे केवल मेरे दादाजी के लिए उनकी पोता बहू चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तनुश्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे
आगे हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों से घिरे हुए नाना जी और रोती बिलखती नानी माँ का चेहरा घूमने लगा। उसके पास इस समय अयांश की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इधर अयांश भी इसी सोच में गुम था कि अगर तनुश्री ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएगा। इस समय अयांश को केवल अपने दादाजी और हाथ से निकलती कंपनी की फिक्र हो रही थी। कुछ पल सोचने के बाद तनुश्री ने अपनी आंखें खोली और अयांश की ओर भावहीन और भरी निगाहों से देखा और कहा, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक बात आपको माननी होगी। पहले मेरे नाना जी का ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूँगी। तनुश्री का फैसला सुनकर अयांश ने राहत की सांस ली। आखिर उसने दादाजी के दिए समय से एक दिन पहले ही लड़की ढूंढ ली और उसे शादी के लिए भी तैयार कर लिया। उसने रोनित को अंदर बुलाया और कहा, मिस तनुश्री को 1.5 लाख रुपए अभी इसी वक्त मेरे पर्सनल अकाउंट से लाकर दे दो और जल्दी ही हमारी शादी के लिए मंदिर में अरेंजमेंट करवाओ। उसने चेक साइन करके रोनित को पकड़ा दिया। रोनित अयांश के इस फैसले से आश्चर्यचकित होकर कभी तनुश्री और कभी अयांश की ओर देखने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सब सच है। उसे इस तरह खड़ा देखकर अयांश ने गुस्से से कहा, अब खड़ा क्या है, जाकर वो कर जो कहा गया है। मिस तनुश्री आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। अयांश अपने कैबिन से बाहर निकल गया। तनुश्री भी उसके पीछे पीछे चल देती है। रोनित ने कैश लाकर तनुश्री को थमा दिया तो दोनों गाड़ी में बैठ गए। अयांश ने गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। हॉस्पिटल में पहुंचकर तनुश्री ने सबसे पहले जाकर फीस जमा की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उसने देखा कि अयांश पहले से ही वहां बैठा डॉक्टर से उसके नाना जी की हालत का जायजा ले रहा है। कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अब नानी माँ भी संभल चुकी थी। तनुश्री को अब अयांश की कई बात भी रखनी थी तो वो नानी से कुछ देर आने का कहकर अयांश के साथ निकल गई। अयांश से मंदिर के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। तनुश्री सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखती है। अयांश उसके हाव भाव देखकर समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो अपनी नज़रें सामने गड़ाए उसे देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 3, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या तनुश्री अयांश को कभी पति का दर्जा दे पाएगी? क्या दोनों पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता पाएंगे या ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा? देखिए इस कहानी के भाग 3 में। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।